हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं रजनी पाठक आपके समक्ष एक नई श्रृंखला लेकर आई हूँ, भारत का इतिहास। इस श्रृंखला में निरंतर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और इसे शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसको इसकी बहुत आवश्यकता है। वनडे एग्ज़ाम के लिए भारत का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वनडे एग्ज़ाम में एसएससी, सीजीएल और एसएससी, यूपी टेट, अदर एग्ज़ामों में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। भारत के इतिहास की विषय वस्तु एक क्रम से देखा जाएगा तो माइंड में एकदम से बैठ जाती है। यदि कहीं से कहीं पढ़ते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्रम वाइज अध्ययन करेंगे, इसलिए एक जो सीक्वेंस बना रहता है भारत के इतिहास को समझने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो मानचित्रावली भी ले सकते हैं भारत के इतिहास की, जिससे कि भारत के इतिहास की विषय वस्तु अत्यधिक जल्दी समझ में आ जाती है। आवश्यक नहीं है कि भूगोल के लिए ही मानचित्रावली ली जाए। इतिहास की भी मानचित्रावली जब ले ली जाती है तो क्रम वाइज अध्ययन करने में कि किस वक्त किस राजा का कहाँ पर शासन था, और फिर आगे चल के उस स्थान पर किस राजा का शासन हुआ, ऐसे हम देखते चलते हैं तो माइंड में चित्र बैठ जाता है, और सन और शासन और शासक सारी चीज़ें याद होती जाती हैं। तो हम एक बार यहाँ पर देखेंगे भारत के इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत क्या विषय वस्तु है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत वेदों से कौन सी विषय वस्तु प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों से हमको प्राप्त होता है कि ऐतिहासिक विषय वस्तु कि विदेशी यात्रियों के विवरण प्राप्त होते हैं, और पुरातात्विक स्रोतों से हमको जैसे मुद्रा हुई, शिलालेख हुए, उनके द्वारा जो हमें ऐतिहासिक विषय वस्तु प्राप्त होती है उसको हम यहाँ क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अपने साथ मेरे साथ अपना एक नोटबुक पर इसको नोट जरूर करते चलिएगा, रिवीजन के लिए आसानी रहेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास विषय वस्तु बहुत ही आसान विषय वस्तु है। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है यदि इसको क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारत और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। भारत की विषय वस्तु को समझने के लिए इसके अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंतर्गत जो विषय वस्तु आती है उसमें है प्रमुख साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमको प्राप्त होते हैं धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर साहित्य। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, धार्मिकतर साहित्य। ये 2 विषय वस्तु हमको प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य में आते हैं वेद, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
और अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। कृष्णद्वैपायन क्यों कहते हैं, इनको पता है? इनका रंग काला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनका नाम कृष्णद्वैपायन है। इन्हें वेदों का रचना करने के कारण इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है। और धार्मिक साहित्य में आपके इसमें वेद, ये तो हो गया सनातन धर्म से रिलेटेड। आगे बौद्ध धर्म के भी धार्मिक साहित्य हैं। बौद्ध धर्म जिसमें है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 है। त्रिपिटक 3 है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, और धम्म पिटक। इन 3 में उस वक्त की विषय वस्तु देखने को मिलती है, ऐतिहासिक विषय वस्तु देखने को मिलती है। कौन कौन से राजा उस वक्त थे और कहाँ पर उनका शासनकाल था। इन तीनों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड शासन करने वाले राजाओं का विवरण देखने को मिलता है। ये अभिधम्म पिटक है। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक। आगे है धर्म जैन ग्रंथ देखते हैं। जैन ग्रंथ के धार्मिक साहित्य से ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, ये प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। वेदों में ऋग्वेद प्राचीन वेद है और आधुनिक मतलब सबसे लास्ट का जो वेद है वो अथर्ववेद है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मुख्य हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनके अंतर्गत विषय वस्तु ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं। धर्मेतर ग्रंथों के अंतर्गत देखते हैं हम। इसके अंतर्गत आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों में है अर्थशास्त्र का कौटिल्य, अर्थशास्त्र का कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, और राजतरंगिणी कल्हण की राजतरंगिणी कल्हण, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, और हर्षचरित बाणभट्ट का, हर्षचरित बाणभट्ट का।
बाणभट्ट। इनमें प्रमुख सामग्री ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैसा देखा प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ से रिलेटेड सामग्री आती है, और धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें अर्थशास्त्र से कौटिल्य का है, इससे विषय वस्तु प्राप्त होती है मौर्यकालीन। राजतरंगिणी कल्हड़ की है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ने लिखी है। हर्षचरित में हर्षवर्धन का जो चरित्र चित्रण किया है वो बाणभट्ट ने किया है। इस तरह से हमको विषय वस्तु प्राचीन स्रोतों से प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से जो विषय वस्तु हमको प्राप्त होती है, आगे देखते हैं वो विदेशी यात्रियों के विवरण। नंबर 1 हुआ साहित्यिक स्रोत और नंबर 2 विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों में यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक हैं। यूनानी रोमन क्लासिकल लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस प्रमुख हैं। आगे सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक। जिनमें प्रमुख हैं नियार्कस, सिक्रिटस, आरिस्टोबुलस, अन्य विदेशी लेखक हैं मेगास्थनीज, प्लूटार्क स्ट्रेबो। ये विदेशी लेखकों ने भारत के बारे में लिखा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी।
पुस्तक लिखी जिसमें कि भारत का इतिहास देखने को मिलता है। विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिया हमको, उसमें कुछ उनका अपना मत भी था और हम कुछ पुरातात्विक स्रोतों से देखते हैं, साहित्यिक स्रोतों से देखते हैं, तीनों का मिलान करते हैं, फिर उसके बाद जो कंक्लूजन करने के बाद जो विषय वस्तु आती है वह भारत का इतिहास के अंतर्गत विषय वस्तु रखी गई है। तो मेगास्थनीज ने सेल्यूकस का जो राजदूत था उसने इंडिका पुस्तक में भारत का विवरण दिया है, जो कि मौर्य दरबार में आया था। ये मौर्य दरबार में आया था हर्षवर्धन के समय में। सॉरी, हर्षवर्धन नहीं, मौर्य दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य। और हर्षवर्धन के दरबार में वैनसांग आया था। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? वैनसांग के दरबार में वैनसांग आया था। इन्होंने अपने तरीके से भारत का विवरण प्रस्तुत किया है इन पुस्तकों के माध्यम से। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी है। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी है। और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक लिखी। चीनी लेखकों में फायान आया था। चीनी लेखकों में फायान आया था। और वैनसांग का वृतांत सीयूकी में मिलता है। वैनसांग का वृतांत सीयूकी में मिलता है। फायन की रचना फोक्यो की है। फायन की रचना, इसकी रचना फोक्यो की है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख मुद्रा मूर्तियां मिलती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख मिलते हैं।
अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, इनके द्वारा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अभिलेख के द्वारा मुद्रा, मूर्तियाँ, दीवारें और प्रतिमाएं आदि। दीवारें, प्रतिमा आदि। तो इस तरह से हमने देखा ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। विस्तृत से इसमें अध्ययन हम श्रृंखला में करते रहेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।